नमस्ते। रिजल्ट आ गए, चुनाव परिणाम आ गए और बंगाल में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। 200 से ज्यादा सीटें हासिल की और जैसे ही ये कंफर्म हुआ और प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य पूरा किया, मैं सुरजीत दादा के साथ रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं, क्योंकि एग्जिट पोल के ठीक अगले दिन जो मैंने इनसे बातचीत की थी और जो इनके अनुमान थे वो कितने सटीक थे, वो आज सामने आ गए हैं। कोई डाउट अगर किसी के मन में रहा होगा तो आज का परिणाम उसे शांत कर चुका होगा। लेकिन ये परिणाम क्यों आए, आप सबके मन में सवाल है। लोगों ने, बहुत समर्थकों ने बीजेपी के ये सोचा होगा कि भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि कांटे की टक्कर है, 150 160 तक भाजपा जा सकती है। लेकिन सुरजीत दास गुप्ता जी ने, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी तमाम भाषा और उर्दू को भी जानते हैं और इन तमाम सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा था इसी मंच पर कि भाजपा बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी और मेरे मन में एक फिगर था, वो भी निकल गया। कमाल है, वो सब सच हो गया, वो सब सामने आ गया। कैसे हुआ? बहुत बधाई आपको, बहुत मुबारक उस प्रेडिक्शन के लिए और उस आकलन के लिए जो आपने बंगाल की राजनीतिक जमीन का किया, सुरजीत दादा। तो बहुत बधाई आपको। लेकिन इसकी इस जो ये जो विशाल और स्वीपिंग विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी जो तमाम वजह है उनमें से एक सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी वजह ये थी कि पश्चिम बंगाल एक्सटेंडेड बांग्लादेश न बन जाए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी और इसके साथ अलग अलग मुद्दे जुड़ते चले गए, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। आपको पता है कि रिक्रूटमेंट का कितना बड़ा स्कैम हुआ था। 26,000 युवाओं ने अपनी नौकरी खो दी थी, जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी उन्होंने नौकरी खो दी थी और उनके चलते 26,000 और लोग जो नियुक्त हो सकते थे वो हो नहीं पाए थे। मतलब आप मान लीजिए 52,000, इतनी बड़ी संख्या में। और ये बेचारे लगातार फुटपाथ पर, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते जा रहे थे। कुछ समय के बाद मीडिया ने भी उनको अनसुनी कर दी थी, उनका कोई कवरेज कर नहीं रहा था। इसके बाद और इसी के, बल्कि मैं कहूंगा बहुत प्रबल एक जो मुद्दा था, इशू था, वो महिला सुरक्षा का था। और यदि किसी को लगा हो संदेश खाली की घटना के बाद, आज से 5 साल पहले, कि ये किसी गांव में एक छिटपुट घटना है, तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो हुआ, उससे लोगों की आंखें खुल गई कि ये शहर में भी हो सकता है, खास कलकत्ता में भी हो सकता है। और मैं समझता हूं आज जितने भी भाजपा के प्रत्याशी जीते, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जीत जो है पीड़िता की मां जो पानीहाटी से जीती है, तो उनकी जीत मैं सबको सबसे बढ़कर मैं मानता हूं। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई, फिर भ्रष्टाचार हो गया, महिला सुरक्षा हो गई, और इन सब के बाद जिस प्रकार की दहशत की राजनीति वहां पर चलती थी, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कुछ ही देर पहले किया, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बतौर स्टेट्समैन कही कि अब जो अध्याय शुरू हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें बदले की बात नहीं होगी, बदलाव की बात होगी। और बदले की बात नहीं होगी, भविष्य की बात होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से 2021 में भाजपा के हारने के बाद उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उनके घरों की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके बच्चे उठवा लिए गए, कुछ बच्चे तो आज तक नहीं लौटे, उनका कुछ पता भी नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस अपराधियों का साथ दे रही थी, इन सब का अंत होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बधाई के पात्र जो हैं भारत और भारतवासी हैं, क्योंकि एक जिस भूमि से वंदे मातरम का नारा उठा, जिस भूमि ने हमें चैतन्य महाप्रभु दिया, रामकृष्ण परमहंस दिया, ऋषि औरोबिंदो दिया, उसी भूमि का ये हाल हो जाए जहां पर कि हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन का तरीका और
अखंड जो हमारा जो भारत फिलहाल है उतना भी अखंड रहे कि न रहे, कि फिर से विभाजन हो जाए, ऐसी स्थिति से इस चुनाव के परिणाम ने हमें बचा लिया है। आपने 4-5 पॉइंट गिना दिए दादा। आपने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपने कहा महिला सुरक्षा, आपने कहा भ्रष्टाचार, और आपने कहा कि एक और विभाजन की आशंका गहराती जा रही थी। इस जो अभी सत्ता गई है उसकी वापसी की बात करके, वो रुकना बहुत जरूरी था। अभी थोड़ी देर पहले दादा मेरी एक रिटायर्ड बड़े सैन्य अधिकारी से मेरी बात हुई, जो कि बंगाल में गए थे और उन्होंने वक्त गुजारा था। उन्होंने एक बात कही और वो बात अभी आप उसको इको कर रहे हैं, उसको आपने दोहराया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की जीत या हार से ज्यादा इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय समझ रहा था, कि अगर यही सत्ता वहां पर रहती तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाती। अब एक पत्रकार के तौर पर मेरे मन में सवाल आया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को एक राज्य के चुनाव की जीत और हार से, मानता हूं कि वो बॉर्डर का स्टेट है, लेकिन कैसे जोड़ सकते हैं इसको? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि आप या वो या तमाम लोग इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं। पहले अगर हम संस्कृति की बात करें तो जिस प्रकार से हमेशा हर वर्ष दुर्गा पूजा पर बाधा दी जाती थी और कहा जाता था कि मुहर्रम के जुलूस के निकलने का आप इंतजार कीजिए, जब वो लोग निकल जाए उसके बाद आप जा सकते हैं। एक ऐसा इस्लामी पर्व जो कभी बंगाल में पहले सुना ही न गया था, मिलादुन नबी, और फिर जो हजरत मोहम्मद है उनका जन्म दिवस, ये सब इनका पालन नहीं होता था। अब सरस्वती पूजा नहीं मनाने देंगे, उसके लिए एक बहाना चाहिए, तो कह दिया कि उसी दिन जो है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसलिए हम वो मनाएंगे, हम किसी काफिर का पर्व नहीं मनाएंगे। ये तो सांस्कृतिक पक्ष हुआ। अब अगर आप प्रशासनिक पक्ष देखें तो प्रशासनिक पक्ष में आपने देखा कि संदेशखाली की घटना के बाद 52 दिनों तक शेख शाहजहां पकड़ा नहीं जा रहा था। क्या पुलिस को पता नहीं था कि वो कहां छिपा हुआ है? एक जहां पर कि जो मैंने अभी अभी आपको ये भी बताया कि कुछ बच्चे जो अगवा कर लिए गए थे 2021 में, आज तक नहीं लौटे। क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है? अब आते हैं और एक ठोस बात पर जिसका उल्लेख अभी कुछ महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पे किया था कि 500 किलोमीटर से अधिक भारत बांग्लादेश के सीमा रेखा पर फेंसिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां जो जमीन भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है फेंसिंग के लिए, वो नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही थी? उसमें उनका क्या स्वार्थ था? तो यहां पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रश्न उठता है। और इसी के साथ साथ ये जो मैं कह रहा था कि अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आते थे, उसका एक कारण ये था कि बांग्लादेश से जिस तरह से घुसपैठ होता है, साथ ही साथ जो अपराधी थे, जब बहुत ज्यादा यहाँ माहौल गर्म हो जाता था तो कभी कभी बांग्लादेश में घुस जाते थे और वहां से फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता था। और एक आप देखिए कि जिस प्रकार से वैमनस्य का एक वातावरण बना दिया गया था कि बिहार के लोग बाहरी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी हैं, हाँ, और यही चीज जो है असम और बंगाल के बीच में भी एक टकराव की एक स्थिति बना चुकी थी। पहले भी हमने देखा कि जब असम में जब छात्र आंदोलन हो रहा था 80 के दशक में, उस समय भी अहमिया लोगों और बंगालियों के बीच में एक तनाव पनप चुकी थी और ममता बनर्जी जो कर रही थी, जिस तरह की राजनीति कर रही थी, उससे वो दूरियां और बढ़ रही थी। तो अंदरूनी और बाहरी तमाम मामलों को मिलाकर यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा की परिस्थिति एक उत्पन्न हो गई थी, जिसका जो वहां की राजनीति से जो वाकिफ नहीं है, उनको लगता था कि ये तो बहुत ही दूर की बात है, ये बहुत ही कंस्पिरेसी थियरी जैसा सुनने में लगता है। मैं एक बात इतनी टोक रहा हूं आपको, हाँ, और एक इतनी सहज सवाल विकट मेरे मन में आ रहा है। एक सहज जी। सवाल मेरे मन में आ रहा है, और वो सवाल एक सामान्य नागरिक और एक ऑब्जर्वर के तौर पर आ रहा है। इसलिए क्योंकि जब 2011 में सत्ता बदली थी और दीदी आई थी पावर में और लंबे वाम शासन का वहां पर अंत हुआ था, तो कई लोगों को उम्मीद थी
कि वहां की राजनीतिक संस्कृति अब बदल जाएगी, हिंसा नहीं होगी, तुष्टीकरण नहीं होगा, बंगाल ज्यादा सुरक्षित होगा, वहां पर उद्योग धंधे आएंगे वगैरह वगैरह। ऐसा मानने वालों में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और ये बात उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कही थी। लेकिन ममता बनर्जी लोड़बो कोड़बो जीपो और तमाम बातों के बाद भी, माटी मानुष तमाम नारों के बाद भी, वो वाम संस्कृति से बाहर नहीं निकाल पाई बंगाल को। जी। तो आपको क्यों उम्मीद है कि इस शासन के परिवर्तन के बाद ऐसा हो जाएगा? जी, 1947 में कांग्रेस की सरकार क्यों बनी, या 1952 में पहले चुनाव के बाद, उसकी तुलना आप करें कि 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में क्यों बनी। क्योंकि 1947 तक आते आते कांग्रेस जैसा कोई बड़ा संगठन बाकी ही नहीं बचा था ही नहीं कोई। चाहे आप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें जिसमें भगत सिंह थे, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, आजाद हिंद फौज की बात, चाहे आप अनुशीलन समिति की बात करें, चाहे आप युगांतर की बात करें, कोई था ही नहीं मैदान में, अकेले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस की सरकार बननी ही थी। इसी प्रकार अगर आप बंगाल में देखें तो 1988 से लेकर 1992 तक जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा बंगाल से भी होकर गुजरी और उस वक्त अचानक इतना जोश बंगाल के लोगों में आ गया, रातों रात हजारों की संख्या में, खासकर जो कांग्रेस सपोर्टर थे, पहले मैं आपकी शो में पहले बता चुका हूं कि सीपीएम के सपोर्टर नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर भारी संख्या में आए थे। उस समय भाजपा से एक गलती ये हुई थी कि उन्होंने इस पर मन नहीं लगाया, इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये अच्छा मौका है, हमें पश्चिम बंगाल की इकाई को तैयार कर लेना चाहिए। ऐसी कोई पहल वहां पर हुई नहीं, जिस वजह से क्या हुआ कि कुछ मारवाड़ी जो आगे बढ़ चढ़ के आए थे उस आंदोलन में भाग लेने के लिए, वही केवल रह गए और भाजपा पर एक ठप्पा लग गया कि ये मारवाड़ियों की पार्टी है। वहां की स्थानीय अगर भाषा में बात की जाए तो इसको बड़ा बाजार पार्टी कहा जाता था, क्योंकि बड़ा बाजार जो इलाका है कलकत्ता का, वो मारवाड़ियों का इलाका है। अच्छा, भाजपा इस ठप्पे से खुश भी थी, लगता था कि कम से कम 2 दशक तक इस ठप्पे से उन्होंने कोई बहुत कोशिश नहीं की कि इसको झिड़क दे और इसको कहे नहीं नहीं भाई, हम बंगाल में तो हम बंगाली ही हैं, हम मारवाड़ी नहीं है। मारवाड़ी भी जो है बंगाल के ही हिस्सा है, 700-800 वर्षों से वो है। सिराजुद्दौला का जब दौर था उससे भी पहले से मारवाड़ी यहाँ है, उनका मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं। मैं तो बिल्कुल भी अंदरूनी और बाहरी इस राजनीति में मैं विश्वास ही नहीं करता, लेकिन भाजपा ने ये कोशिश नहीं की थी। तो अंततोगत्वा जब 2007 से लेकर 2011 तक ये नंदीग्राम आंदोलन हुआ, सिंगूर आंदोलन हुआ, इन सब में प्रमुख भूमिका निभाती हुई कौन दिखी? ममता बनर्जी दिखी। इसके अलावा तो कोई था ही नहीं। इससे पहले अगर मैं जो सर्व भारतीय जो दर्शक है उनकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर उन्हें न पता हो तो, जो बंगाल से हैं उनको तो पता होगा ही, बड़े लंबे समय से अविभाजित कांग्रेस हुआ करती थी बंगाल में भी, और इंदिरा गांधी के जमाने में और राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी तरह से मरते कटते रहते थे जैसे पिछले 10 वर्षों में भाजपा के कार्यकर्ता वहां मारे काटे गए, पेड़ों से उनकी लाश लटका दी गई, छतों से लाश लटका दी गई, ताकि डर का माहौल हो, तो ताकि कोई हिम्मत करके उस पार्टी की राजनीति में न जुड़े। अब ऐसे में ममता बनर्जी चीखती चिल्लाती रहती थी, न तो इंदिरा गांधी सुनती थी, न तो राजीव गांधी सुनते थे, न तो उनके बाद नरसिम्हा राव सुनते थे। आखिर झक मारकर 1998 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बना ली। शायद भाजपा ने सोचा होगा कि चलो ठीक है, अब सीपीएम के विरुद्ध एक हथियार है, उसी हथियार को इस्तेमाल करते हैं। और ये लेकिन उस दौरान चाहे ज्योति बसु के समय हो या बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के समय हो, वहां बंगाल के जो लोग हैं जो पसंद भी नहीं करते थे सीपीएम को,
वो भी कहते थे कि अगर ज्योति बसु को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को हटाएं तो किसको लाएं? इनको लाएं, क्योंकि इनकी जो भाषा थी, इनकी जो मतलब रोजमर्रा की राजनीति थी, वो इतनी सड़क छाप थी। हाँ, क्षमा कीजिए अगर ये बहुत कठोर भाषा है तो, लेकिन सही में सड़क छाप थी। और बंगाली भद्रलोक जो है उनको पसंद नहीं आता था। लेकिन 2011 तक आते आते और कोई था ही नहीं मैदान में। अगर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को आप हटाएंगे तो किनको लाएंगे साथ में? किसी को तो लाना पड़ेगा ना। मैदान में अकेली वो खड़ी थी। अब 2011 से 13-14 की बात में आते हैं। 31 अक्टूबर 2013 में घोषणा की गई भाजपा की तरफ से कि नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। और तब से लेकर 2014 के चुनाव तक, मुझे याद है कि जब वो कलकत्ता के ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड से पहली बार उन्होंने भाषण दिया भाजपा की तरफ से, तो वो ममता बनर्जी के पक्ष में बोले। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स में रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी ने कहा था कि यदि आपने यहां से दीदी को चुना और मुझे नई दिल्ली के लिए चुना तो आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। ये शब्द थे उनके, आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। लेकिन कौन जानता था, मैं उनको दोष नहीं देता, कौन जानता था कि ममता बनर्जी ऐसे निकलेगी? ये अनुमान लगाया जा सकता था कि जिनकी राजनीति केवल जो है हंगामा मचाने की है, उनके पास शायद कोई ऐसी ठोस नीति नहीं होगी कि जब उनको सत्ता की डोर संभाली जाए, बागडोर दी जाए, तब वो उसका कुछ कर पाए। ये सबसे बड़ी कमी रही तृणमूल कांग्रेस की कि उनके पास न तो कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल है, न तो उनके पास जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। उनके पास कोई नीति ही नहीं है। तो पिछले 15 वर्षों में, उसमें से खासकर पिछले 10 वर्षों में, पहले 5 वर्ष तो वो ये समझने में उनका निकल गया कि जो बंगाल में जो शासन चल रहा था 34 वर्षों से सीपीएम का, उसके बजट में कितना घालमेल था। क्योंकि एक बड़ी अजीब बात है, ये भी बाकी भारत के लोग नहीं जानते होंगे अधिकांश, वहां पे एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे असीम दास गुप्ता। और हम सभी जानते हैं कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो 60 के दशक से नीचे गिरती ही जा रही थी। लेकिन हर वर्ष राज्य के बजट के दिन वो 0 डेफिसिट बजट पेश करते थे। अच्छा। तो यहां से जो है, जो फिकी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाकर ममता बनर्जी ले गई। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री होते हुए भी सोनिया गांधी के अंतर्गत काम करते हुए कुछ कर नहीं पाए, वो कमाल नहीं दिखा पाए जो 91 से 96 तक उन्होंने दिखाया था जब वो नरसिम्हा राव के साथ काम करते थे। उसी प्रकार अमित मित्रा जी जो हैं, जो फिकी से गए हुए थे, इतने अच्छे अर्थशास्त्री होते हुए भी बंगाल में कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद 2016 से 2026, ये पिछले 10 साल केवल हिंसा, केवल भ्रष्टाचार, केवल महिलाओं पर अत्याचार, यही सब होता रहा। और फिर भी ये पार्टी अगर टिकी रही तो इसलिए कि हर किसी को कुछ ना कुछ वो दिलाती रहती थी। ये जो तोला की जो बात होती है ना, जिसको इंग्लिश में एक्सटॉर्शन कहते हैं, ये फिरौती। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आप मकान बना रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें आपको ईंटों की जरूरत पड़ेगी, आपको सरिया की जरूरत पड़ेगी, कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। हर चीज में लोकल जो तृणमूल कांग्रेस का नेता है वो आपसे हफ्ता वसूलने आ जाएगा कि इसमें से आप अगर एसीसी सीमेंट ले रहे हैं तो एक बोरी की इतनी कीमत है, इसमें से इतना हिस्सा मेरा। इस प्रकार से जो लोकल लेवल पर जो रंगदार सब दादा सब जो बन गए थे, ये लेफ्ट के टाइम में नहीं था क्या? ये सब लेफ्ट के टाइम में नहीं था? लेफ्ट के टाइम में ये नहीं था। लेफ्ट के टाइम में ये नहीं था। लेफ्ट के टाइम में दादागिरी होती थी, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था। मैं अपना अनुभव आपको बताऊं कि मैं जब मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो दक्षिण बिहार में हुई थी, जहां आज झारखंड है। तो कॉलेज के लिए मैं जब कलकत्ता में गया तो वहां मुझे पता चला कि हमारी जमीन जो है वो डिस्प्यूटेड है
कुछ बॉर्डर्स पे और हमारे पड़ोसियों के साथ कुछ लीगल केस चल रहा है और हम लोग शायद केस जीतने वाले हैं। हमारा पक्ष बहुत जोरदार है, लेकिन इसी तरह से कुछ बरस बीते और अचानक एक दिन हमारे घर को हर तरफ से घेर लिया गया। सारे सीपीएम के कार्यकर्ता थे, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो थे वो सीपीएम के मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो सीधे तौर पे, केवल समर्थक नहीं थे। उन्होंने आकर कहा बड़े प्यार से, बड़े भद्र तरीके से, बहुत ही शालीनता के साथ कि देखिए पड़ोसी जो है उनके साथ सौहार्द के साथ रहना चाहिए, मैत्री भाव के साथ रहना चाहिए। क्या आप एक दूसरे को कोर्ट में घसीट रहे हैं? लीजिए हम अभी आपका तय कर देते हैं कि किसकी कितनी जमीन है। उन्होंने आर्बिट्रेरली एक कागज निकाला और उसमें उन्होंने लकीरें खींच दी कि ये जमीन आपकी, ये जमीन आपकी, कल से कोर्ट मत जाइए। लेकिन न तो उन्होंने मारा पीटा, न तो उन्होंने किसी को पैसा दिया। तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था सीपीएम के टाइम पे। ये शुरू हुआ ममता के राज में, ये ममता के राज में शुरू हुआ। और इस वजह से क्या हुआ कि ये जो कुछ दिला देने की जो मेरा सवाल था कि बदलेगा कैसे अब की बार? यही लोग तो होते हैं इधर-उधर जाते हैं। मैं आ रहा हूं। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन टिकी रही, क्योंकि हर किसी को, हर कार्यकर्ता को लगता था इसमें रहने में हमारा फायदा है। वो किसी विचारधारा के तहत उसमें नहीं थे, जो कि कल के दिवस से शुरू होकर जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ दिला देने की हालत में अब ममता बनर्जी नहीं रही। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि परिवर्तन कैसे होगा, सही मायने में परिवर्तन कैसे होगा। देखिए, परिवर्तन अगर बिहार में नहीं हो रहा था और बंगाल में नहीं हो रहा था, दोनों के एक ही कारण है। क्योंकि अगर ऐसा एक माहौल बन जाए जहां पर कि निवेशक या जो उद्योगपति हैं उनको ऐसा लगे कि जब हम वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। जैसे ही सुधरेगी, किसी के बच्चे को उठवा लिया जाएगा, किसी से फिरौती मांगी जाएगी। तो ऐसा जब माहौल हो, जो हम लोग बिहार के जंगल राज की बात करते थे, तो क्या था वो जंगल राज? यही था। आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी कि बिहार में क्या क्या होता था। और वही चीज जो है बहुत बड़े पैमाने पे बंगाल पे हो रहा था। इसी वजह से जो हर दूसरे साल पे एक बंगाल बिजनेस समिट ममता बनर्जी जो ऑर्गेनाइज करती थी, उसमें अंबानी भी आते थे, उसमें अडानी भी आते थे, लेकिन मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाते थे, निवेश नहीं करते थे कुछ। क्योंकि किस भरोसे पर निवेश करेंगे आप? अगर आपके कंपनी का एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर सेफ नहीं रहेगा, वहां पे आप अपना कारोबार चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। तो वो अभी परिवर्तन होगा। हमें पता ही है कि नरेंद्र मोदी ये तो एक पहलू है। इसके अलावा सर, इसके अलावा देखिए, सबसे पहले तो जब उद्योग लगेंगे तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये वापस आएंगे, और काफी सबसे पहले तो ब्लू कॉलर जॉब्स वाले वापस आएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बहुत काम होगा। और अगले स्टेज में जब ये कंपनियां बस जाएंगी तो व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स भी कई, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली, बेंगलोर, इन सब जगहों से वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, वहां पर भी देखिए, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि जब आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो हाईवे पे कहीं पर बैरिकेड नहीं होता, जैसे शहर की सड़कों में बैरिकेड होता है पुलिस का। बंगाल एकमात्र जगह है जहां से जब आप नेशनल हाईवे से भी घुसते हैं तो जगह जगह बैरिकेड लगा होता है। क्यों? वहां पर आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है। अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है तो आपसे फिर वो लोग भी हफ्ता वसूलते हैं। ऐसे ऐसे लोग वसूलते हैं जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना तो वो ट्रैफिक पुलिस है, ना तो वो लोकल म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं। पता नहीं कोई कहीं से भी आ जाता है। और ट्रक वाले तो ये कहते हैं कि हम जब वहां पर घुसते हैं तो हमें एक चक्का टैक्स या डंडा टैक्स देना पड़ता है। चक्का टैक्स ये है कि पहिए कितने हैं आपके, इसमें आपके ट्रक में पहिए कितने हैं। अगर 6 पहिए है तो आपको इतने पैसे देने होंगे, अगर 8 पहिए वाला ट्रक है तो इतने देने होंगे, 10 पहिए वाला है तो इतने देने होंगे। ये सारा कुछ, ये धांधली जो है ये बंद हो जाएगी। उम्मीद तो यही है
चलिए देखते हैं सर, देखते हैं। जी मुझे अब एक सवाल का जवाब दीजिए, और मुझे लगता है ये सवाल सबके मन में है। मुख्यमंत्री बंगाल का अगला कौन बनेगा भाजपा की तरफ से? स्पष्ट तौर पे जिनके भी नाम आ रहे हैं उनमें से कोई नहीं बनेगा। ये एक मोदी जी का एक सिग्नेचर स्टाइल है, हम सब अवगत हैं। अब तक तो आपने जिसके बारे में भी, जिस राज्य में भी सोचा, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद हो, राजस्थान के चुनाव के बाद हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद हो, जिन जिन का नाम मीडिया में लिया जा रहा था उनमें से कोई बना क्या? कोई नहीं बना। यहां तक कि सम्राट भाजपा चौधरी का बने जो अभी बिहार में, सम्राट चौधरी बने सम्राट हैं, उनका नाम चौधरी, हाँ, मीडिया में था। बहुत बहुत बाद में बने, जाकर नीतीश कुमार जब इधर आ गए तब। लेकिन लेकिन जो है, मतलब चुनाव खत्म होते ही, भाजपा के जीतते ही कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरह के जो नाम आते थे उनमें से कोई नाम नहीं लिया गया। आप यही ये सोचिए इतना कि बड़ा भाजपा रिस्क के अभी भाजपा जो लेगी सर? ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सवाल पब्लिक हम्म, डोमेन में है। आज मैं कहीं गया, बड़े हम्म, सारे युवा मिले, उन्होंने चर्चा शुरू की कौन बनेगा सीएम। एक बड़ा तबका वही कह रहा था जो आप कह रहे हैं, कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, मीडिया में जो नाम है, चर्चित जो चेहरे हैं, उनमें से कोई नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा तबका ये कह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ने जितनी मेहनत की है, जितना संघर्ष किया है, जितने पंगे बोल ले लिए हैं राजनीतिक, तो इसका इस मौके पर जब पहली बार बनना है तो उनको पुरस्कार मिलेगा। एक तबका ये भी मान रहा। पुरस्कार बिल्कुल मिलेगा उनको, और इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जिस वक्त हिम्मत वालों की आवश्यकता थी भाजपा में, तो शुभेंदु अधिकारी अकेले खड़े दिख रहे थे। मतलब अभी हाल में भी मैंने कई ऐसे दृष्टांत देखे जहां पर कोई बहुत ही निचले लेवल का कार्यकर्ता जो है, किसी मुसीबत में है, कहीं किसी पुलिस स्टेशन में उसे परेशान किया जा रहा है, तो वहां पे दौड़ के जाते थे वो शुभेंदु तुरंत, क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो इसके साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा नेता दूसरा नहीं है। लेकिन जैसा एक मैंने कहा कि एक तो मोदी जी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि बंगाल की जो जनता है, उनकी जो एक अपेक्षा है, जिस अपेक्षा पर ममता बनर्जी खरी नहीं उतर पाई, जैसा मैंने कहा कि वो मुख्यमंत्री इसलिए बनी क्योंकि उस वक्त मैदान में और कोई था ही नहीं। तो बंगाल को पुनः एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कि ज्योति बसु या बुद्धदेव भट्टाचार्य या सबसे पहले मुख्यमंत्री, जिनका आज भी हर पार्टी के लोग उनकी प्रशंसा करता है कि वो एक जो मुख्यमंत्री थे, वैसा मुख्यमंत्री कोई और बना ही नहीं, डॉक्टर बिधान चंद्र राय। तो बंगाल की जनता जो है वो भले ही अपने गांव के स्तर पे, अपने वार्ड के स्तर पे कैसा भी बर्ताव करे, कैसा भी व्यवहार करे, उसे नेता जो चाहिए वो बहुत ही भद्र, सुशील और सौम्य, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा ऐसा एक व्यक्ति चाहिए। उसके अंडर में चाहे कुछ भी होता रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो भद्र नहीं है या शालीन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी उस आकांक्षा, उनकी उस अपेक्षा पे अगर खरा उतरना है, कौन सा तो चेहरा है ऐसा, या कौन से चेहरे हैं आपके दिमाग ऐसे ऐसे कई चेहरे हैं। इस बार अगर आपने पूरी सूची देखी होती, 205 या कितने तो अब तक जीत चुके हैं, लेकिन पूरी 294 जो प्रत्याशी थे उनमें इतने सारे पढ़े लिखे हैं, और कुछ का तो मतलब मीडिया में भी उनकी अच्छी छवि है। ऐसे जैसे आज रास बिहारी से जीते हैं, हमारे ही फील्ड से डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता हैं। इसी प्रकार से कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले के न्यायाधीश रह चुके हैं अभिजीत गांगुली, वो है, हालांकि उन्होंने इस बार किसी इससे लड़ा नहीं। तो मुझे जहां तक लगता है, मेरा जहां तक अनुमान है, और उस भूमिका में शुभेंदु अधिकारी बहुत सही भूमिका भी निभा सकते हैं, वो है उनको पुलिस मंत्री अवश्य बनाना चाहिए। पुलिस मंत्री बनाने का मतलब होता है होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर, तो बंगाल के गृह मंत्री अगर वो बनते, वो भी काफी महत्वपूर्ण पद है, और उसमें वो न्याय भी कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इसी तरह का कोई एक ऊंचा सा पद दिया जाएगा, या फिर वो शायद उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी की
राजनीति जहां तक मैं समझता हूं कि कोई अगर फ्रंट रनर है तो वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये आप पता है, ये तो एक तो आप प्रेडिक्टेड लाइन पर बात कर रहे हैं जिसका हमें सबको अंदाजा है, और दूसरा आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर फिर से सबकी निगाह रहने वाली है, जैसे सीटों पर सबकी निगाह थी या परिणाम पर सबकी निगाह थी। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन कमिंग डेज कि कौन मुख्यमंत्री बनता है पश्चिम बंगाल का। अब मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपसे लेना है, और वो प्रश्न ये है दादा कि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन इस बार कितना हुआ, जो आपको पता चला है अब तक के परिणाम में कितना हुआ? मतलब अगर 100% हिंदू वहां पर थे तो कितनों ने बीजेपी को वोट किया? और जैसा कि आपने कहा था वो हुआ भी मुस्लिम वोटों के बारे में, उसका बिखराव कितना हुआ इस परिणाम को अगर आप देख पाए? जैसा मैंने कहा था बिखराव बिल्कुल उसी तरह से हुआ। मैंने कहा था कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में जो सीटें टीएमसी को पिछली बार मिली थी वो इस बार आईएसएफ को और हुमायूं कबीर की पार्टी को जाएगी, और इक्के दुक्की सीटें कांग्रेस और सीपीएम को जाएगी। लेकिन बाकी बंगाल में जैसे उत्तर और दक्षिण परगना है, कलकत्ता के कुछ हिस्से हैं, हावड़ा है, हुगली है, बीरभूम है, नदिया है, इन जगहों पर जहां पर 15 से 30% तक मुसलमान रहते हैं, वहां पर वो निर्णायक भूमिका निभाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन चूंकि वहां पर हिंदू इतने अधिक संख्या में है कि वो, मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया था, बंगाल भाग्य विधाता। तो बंगाल भाग्य विधाता इस बार हिंदू ही है। हिंदू। और अभी 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 उसका एक ज्वलंत उदाहरण ये है कि भवानीपुर का निर्णय अभी तक नतीजा पूरा आया नहीं है। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं, कभी ममता बनर्जी वापस आगे बढ़ रही है। और इस बारे में कल रात को और आज सुबह शुभेंदु अधिकारी ने कहा भी था कि मुझे लगता है कि मेरे इस केंद्र में पूरा हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया है। और ये उन्होंने काउंटिंग के लिए अपने जो एजेंट्स रखे हुए बीजेपी ने, उनको भी कह दिया था कि मैं अगर बीच बीच में पीछे रह जाऊं तो घबराना मत, क्योंकि जो मुस्लिम इलाके हैं भवानीपुर में, वो मुझे वोट नहीं देंगे, वो ममता जी को वोट देंगे। तो जब जब उनकी काउंटिंग होगी तो वो आगे निकल जाएंगी, लेकिन घबराना मत, वापस जब हिंदू इलाके होंगे तो उसमें मैं आगे निकल जाऊंगा। तो ये तो अभी भी चल रहा है, ये तो पशोपेश अभी तक चल रहा है, एक टग ऑफ वॉर अभी तक चल रही है, और बहुत ही कहते हैं कि नेल बाइटिंग फिनिश इसकी होने वाली है भवानीपुर की। लेकिन नंदीग्राम से तो खैर वो जीत ही गए हैं। और इस प्रकार से आपने प्रतिशत की जो बात की, वहां पर भी काफी हद तक मेरा जो अनुमान था कि 70-80% हिंदू ने बतौर हिंदू वोट किया है, ये बात भी सही निकली है। क्योंकि जहां जहां पर उत्सव मनाए जा रहे हैं, हर जगह जय श्री राम का ही नारा लग रहा है। गांव के भी मैं कुछ वीडियोस देख चुका हूं, और वहां पर भी लोग हिंदू की ही बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के जीवित रहने, अस्तित्व में रहने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये विजय बहुत ही आवश्यक थी हमारे लिए, नहीं तो पता नहीं कल से ही क्या मतलब हाहाकार मच चुका होता, हमारे घर जला दिए गए होते, हम पर हमले किए जाते। तो इसलिए हिंदू निश्चित तौर पे निर्णायक भूमिका निभाया है हिंदू बंगाल भाग्य विधाता हो गया है, हिंदू इस बार बंगाल भाग्य विधाता साबित हुआ है, और मुस्लिम वोटों में बहुत तगड़ा बिखरा हुआ है, ये तो साफ स्पष्ट हो गया। और ये आपकी जो भविष्यवाणी क्या थी, जो आपका आकलन था जमीन का, वो बिल्कुल सही साबित हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुल के कहना चाहता हूँ एक बात, और वो बात ये कि अब जब चूंकि भाजपा बंगाल में पोल पोजीशन में आ चुकी है, इस विराट जीत के साथ सत्ता में आ चुकी है, इतना शानदार आगाज किया है उसने सत्ता में आने का, तो उसके सामने मुख्य विपक्षी दल आने वाले दिनों में, अभी तो फिलहाल तृणमूल है, लेकिन आने वाले वर्षों में भी क्या तृणमूल ही रह जाएगी, या वाम या कांग्रेस का फिर से उदय हो सकता है? वहां के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं कलकत्ता के, सुमन चट्टोपाध्याय, सुमन चैटर्जी, पहले आनंद बाजार पत्रिका में थे, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बांग्ला संस्करण है ए समय, उसके भी संपादक रहे। और उनकी एक राय है जो मेरी राय से बिल्कुल मिलती जुलती है
कि जिस दिन हाथ से सत्ता गई तृणमूल कांग्रेस बिखर जाएगी, क्योंकि किसी को कुछ दिलाने की पोजीशन में ममता बनर्जी अब रहेगी नहीं। अब जिसको फिरौती मिलता था, जिसको हफ्ता मिलता था, वो तो टिकेगा नहीं। मैंने कई सारे पॉडकास्ट में ये कहा है कि जब आप बंगाल के गांव में जाते हैं तो सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस की आलोचना तृणमूल कांग्रेस वाले ही करते हैं, भाजपा से कहीं ज्यादा। उसमें जो एक बहुत आम शिकायत है उनको कि एक गांव का निवासी दूसरे गांव के निवासी के मकान की तरफ देखकर कहता है कि देखो, कल तक वो झोपड़े में रहता था और आज उसने 3 मंजिला मकान बना लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उसको हिस्सा मिला, मुझे हिस्सा नहीं मिला। तो इस तरह इन कारणों से जो लोग पार्टी से टिके हुए थे वो तो सब भाग जाएंगे। तो जिस प्रकार 2016 तक ऐसा हुआ था कि 5 साल सत्ता न रहने पर सीपीएम इतनी कमजोर हो गई थी कि 2016 में ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि मेरा जो मेन राइवल है वो बीजेपी है, सीपीएम खत्म हो चुका है। तो तृणमूल कांग्रेस को 5 साल भी नहीं लगेंगे खत्म होने में। मुझे लगता है कि 2031 का जब चुनाव होगा, अगला पश्चिम बंगाल चुनाव, तब तक तृणमूल कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं रहेगी कि वापस वो डिमांड, मतलब एक चुनौती रख सके भाजपा के सामने। फिर कौन होगा? भाजपा, हाँ, हो सकता है कि इस कारण से, मतलब सीपीएम के अपने गुणों के कारण नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के कमजोरी के कारण सीपीएम का फिर से उत्थान हो, क्योंकि कोई ना कोई वॉइड तो नहीं रहता है ना, कोई भी जगह खाली नहीं रहती। तो अगर विपक्ष का स्थान अगर खाली है तो शायद सीपीएम का उत्थान फिर से संभव है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है, वो वापस खड़ी नहीं हो सकती। और घुसपैठियों का सवाल कब तक सॉल्व हो जाएगा, कितने समय में? घुसपैठियों का जो सवाल है, देखिए, एक तो एसआईआर जब चल रहा था तो बहुत सारे घुसपैठिए ऐसे ही भाग रहे थे। बाकी जो घुसपैठिए हैं, आपको पता है कि बंगाल की इकोनॉमी बहुत अच्छी न होने के कारण बंगाल को घुसपैठिए महज एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में एक टाउन है पीलीभीत, हाँ। एक बहुत बहुत बड़ा जखीरा घुसपैठियों का पीलीभीत तक आकर पहुंचता था। ये कुछ साल पहले का तथ्य मेरे पास है, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उसका भी बंटाधार कर दिया होगा, लेकिन उससे पहले, योगी जी के आने से पहले तक ये बात थी कि पीलीभीत में ये तय होता था कि कौन घुसपैठिया कहाँ जाएगा, कितने लोग इसमें से बेंगलोर जाएंगे, कितने लोग मुंबई जाएंगे, कितने हैदराबाद में जाएंगे, कितने अहमदाबाद में जाएंगे। तो ये जो है, इन जगहों से घुसपैठियों को निकाल निकाल के डिपोर्ट करना, और जैसा कि असम के हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हम डिपोर्ट करना चाहते हैं तो डिपोर्ट हो नहीं पाता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो अथॉरिटी है वो उनको मानने को तैयार नहीं कि ये बांग्लादेशी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिपोर्टेशन के लिए। मेरे विचार से देर सवेर भाजपा की जितनी भी सरकारें हैं और केंद्र सरकार भी, उनको एक नीति बनानी पड़ेगी, जरूरत पड़ने पे एक कानून लाना पड़ेगा डिपोर्टेशन के लिए, जैसा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन्स ने किया है। साफ तौर पे वो तो इलीगल एलियंस कहते हैं, हम तो फिर भी इतना कठोर भाषा इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ घुसपैठिए मतलब इन्फिल्ट्रेटर कहते हैं हम। वो लोग तो इलीगल भी कहते हैं, एलियन भी कहते हैं। तो एक ऐसा अगर डिपोर्टेशन भी ना होने की स्थिति में ऐसा एक कानून बनाया जाए कि एक बार जिसको मार्क कर दिया गया है कि ये घुसपैठिया है, उसके तमाम सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दिए जाएंगे, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी आधार कार्ड से कुछ मिलना हो, सरकारी कोई भी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। तो ये खुद ही भाग जाएंगे जब ये सारी चीजें मिलना। आपको लगता है कि बॉर्डर स्टेट्स में और केंद्र की तरफ से इस प्रकार का एक कठोर कानून बनाया जाना चाहिए, तब जाकर इसका परमानेंट इलाज हो सकता है लॉन्ग टर्म में? जी जी। इस रिजल्ट पर मैं एक लास्ट कमेंट और ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक तो आपने 1-2 बातें तो कह दी, लेकिन जब कभी आज से कुछ सालों बाद कोई और पीढ़ी, राजनीति का कोई छात्र छात्रा इस रिजल्ट को पढ़ेगा, बताएगा, लिखेगा, तो वो इसको कैसे याद रखेगा, कैसे दिखाएगा?
सुरजीत दादा, ये आखिरी सवाल है। यदि ये जो भाजपा की सरकार बनने वाली है उसने अच्छा काम किया, फिर तो इस कालखंड को इस तरह से याद किया जाएगा कि हिंदुत्व का पुनरुत्थान हुआ है। कई बार क्या होता है कि ये जो मैंने आपसे बात कही कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको किसी को अपेक्षा ना हो कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, उसे बनाने के चक्कर में ये हो जाता है कि वो बतौर प्रशासक बहुत कारगर नहीं होता। अगर वैसा हो गया मान लीजिए, फिर तो मुश्किल है, फिर कोई इस वक्त को इस तरह से याद नहीं करेगा। लेकिन आज पहला दिन है, हम बुरा क्यों सोचे, हम अच्छा ही सोचते हैं। मान लीजिए कि कारगर एक सरकार बन जाती है, तो जिस बंगाल को हमने भुला दिया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु से शुरू होकर ऋषि अरविंदो तक आता है, उस बंगाल का फिर से पुनरुत्थान होगा। एक तो वो, और एक बात जो बंगाल और बंगालियों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो है कि बंगाली बिजनेस भी करना जानता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजराती, मारवाड़ी और पारसी ही बिजनेस करना जानते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के जो दादाजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। चैटर्जी इंटरनेशनल जो कंपनी है, उनके मालिक जो है वो बंगाली है, हालांकि वो काफी समय विदेश में भी बिताते हैं। तो वो जो बंगाल है उसका भी रिवाइवल होना संभव है। और इसके अलावा जो तमाम जो लेगेसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जूट इंडस्ट्री, देश के विभाजन से बंगाल में एक बहुत बड़ा जो उनको कष्ट उठाना पड़ा था कि जूट प्रोडक्शन जो था पूरा का पूरा बांग्लादेश में, मतलब तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, और जूट प्रोसेसिंग रह गया था वेस्ट बंगाल में। जूट प्रोसेसिंग का काम भी 34 साल के कम्युनिस्ट शासन में धीरे धीरे खत्म हो गया। सारे जूट मिल्स जो हैं वो बंद हो गए। एक तो उनको रिवाइव करने की आवश्यकता है, और जो बांग्लादेश में अभी हाल ही में नई सरकार बनी है वो भी हमारे साथ वापस दोस्ती करना चाहती है। पहले तो हमारी सिर्फ शेख हसीना के साथ दोस्ती थी, हम तो किसी और को कुछ समझते ही नहीं थे। अब उनके साथ कोऑपरेशन के साथ हम जूट मिल्स को वापस खड़ा कर सकते हैं। वहां पर भी वो भी एक हेवी एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू है, जहां पर कि बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये दो तरह का, एक तो धार्मिक बंगाल और एक आर्थिक बंगाल, इन दोनों का रिवाइवल मैं आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों का रिवाइवल हो। इसी बात पर, इसी पॉजिटिव नोट पर इस बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बधाई सटीक अनुमानों के लिए। बंगाल की राजनीति को, उसके चुनाव को बिल्कुल ठीक साइंटिफिकली और फैक्ट के साथ हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, और जो हमारे दर्शक नहीं है उन तक भी आपकी बात पहुंची होगी, तो उन्हें भी मुझे विश्वास है कि बहुत सारी बातें वहां की जरूर समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।